अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र की नायब वज़ीर आला ने देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के जरिए अपनी तकारीब में आइन की कापी दिखाए जाने पर काबिल एतराज बयान देकर हंगामा बर्पा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लाल किताब दिखाकर गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो शहरी नक्सलियों की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। इस मामले में राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सख्त जवाब दिया और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के साबिक वज़ीर-ए-आला के मुताबिक बाबा साहब के आइन को दिखाना और जात पर मबनी मर्दमशुमारी के लिए आवाज उठाना नक्सलिज्म नजरिया नहीं है। बीजेपी की ये सोच आइन के मामार महाराष्ट्र के अजीम बेटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हद तक इज्जती है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान महाराष्ट्र की आवाम ने आइन की लड़ाई लड़ी और महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। बीजेपी के जरिए बाबा साहब की बेइज्जती महाराष्ट्र की आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास के साथ मिलकर हमारे आइन पर किए गए हमले का पूरी ताकत से जवाब देगी। पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि बीजेपी की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम हैं। लिख कर ले लो, जात पर मबनी मर्दमशुमारी होकर ही रहेगी। राहुल गांधी के एक्स पर बयानात को कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पर वीडियो की शक्ल में भी शेयर किया है। इससे कबल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी देवेंद्र के तबसरे पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि देवेंद्र फडणवीस परेशान हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर मुबैना हिमायत के लिए भी आवाज उठाई है। वह हिंदुस्तान का आइन है जिसकी बुनियाद पर हम किरदार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। यह हिंदुस्तान का वही आइन है जिससे मनुस्मृति से मुतासिर न बताकर आरएसएस ने नवंबर 1949 में हमला किया था। यह हिंदुस्तान का वही आइन है जिसे नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर आज़म बदलना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि लाल किताब जहां तक सवाल है तो फडणवीस को पता होना चाहिए कि इसमें हिंदुस्तान में कानून के शोबे की सबसे मशहूर शख्सियत में से एक के वेणुगोपाल की तमहीद है, जो 2017-22 के दौरान हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर आज़म और खुद साख्ता चाणक्य को भी ये लाल किताब दिया गया था, जहां वो मजीद लिखते हैं कि शहरी नक्सल तक का सवाल तो मरकजी वज़रात दाखिला ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2020 को पार्लियामेंट को बताया है, लेकिन हुकूमत हिंद इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करती है। फडणवीस को पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। झारखंड के वज़ीर आला ने खूंटी जिला में एक इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी रियासत में फिरका परस्ती का जहर फैला रही है। बीजेपी का रियासत की और रोटी से कोई सरकार नहीं है। बीजेपी पर हमलावर और रुख इख्तियार करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ रियासत के पैसे और मादनी वसाइल से माटी, बेटी और रोटी में दिलचस्पी है। उनका कोई वास्ता ही नहीं है मुल्क के साथ। वो एक खास तबके को अपना हदफ बनाकर अपना एजेंडा तय करती है। हेमंत सोरेन ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो गुज़िश्ता 6-7 महीनों से झारखंड में घूम रहे हैं और इसके अलावा बांग्लादेशी दरअंदाजों के मुतालिक बात भी नहीं करते हैं। लेकिन मणिपुर में कबायली खवातीन पर होने वाले जुल्म का क्या हुआ? इसके अलावा भी उन्होंने सोरेन ने अपनी तकरीर के दौरान दावा किया है कि बीजेपी की नजर रियासत, जंगल और जमीन पर है। उन्होंने बीजेपी के इंतखाबी वादे को भी झूठा करार दिया कि वो बीजेपी सिर्फ झूठ ही फैलाती है। वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या वो आसाम, छत्तीसगढ़ या बिहार में इतनी कम कीमत पर गैस सिलेंडर फराहम कर रहे हैं? वो जेब कतरे हैं जो चुपचाप लोगों की जेब से चीजें चुरा लेता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पुरजोर अंदाज में हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी के वादे खोखले हैं। उन्होंने वायनाड में आए आफत के बाद दौरे कर इमदाद का वादा किया था, लेकिन वो इसे पूरा करने में कासिर रहे। केरला को 2000 करोड़ की जगह 291 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी दरमियान बीजेपी हुक्मरान रियासतों को मरकजी इमदाद का बड़ा हिस्सा मिला। ये बीजेपी की गैर जिम्मेदाराना हुकूमत को जाहिर करता है। कांग्रेस सदर खड़गे जुमेरात को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड पार्लिमानी हल्के से यूडीएफ उम्मीदवार प्रियंका गांधी के हक में नीलांबूर असेंबली हल्के के चंदाकनों में अजीम शान जलसे को खिताब कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी के अलावा केरला इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बराए तंजीम के सी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा है कि मोदी खैर सगाली की जगह खौफ और तकसीम फैलाते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में
बी जे पी RSS ने केरला में भी फिरका वारियत और तकसीम की सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद कहा है कि राहुल गांधी कई बार मणिपुर गए और लोगों के दर्द को समझा और जाना। उन्होंने मुश्किल हालात का सामना कर रही रियासत के लोगों से वाकिफ हुआ है। बढ़ती बेरोजगारी के ताल्लुक से खड़गे ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत की तीसरी मुद्दतकार में नौजवानों में बेरोजगारी का बहरान आम होता गया है। जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार इजाफा है और गरीब इसे खरीदने से कासिर है। तकरीबकारी और नफरत की सियासत का जहर फैल चुका है। कांग्रेस सदर ने वायनाड की आवाम से प्रियंका गांधी को कसीर वोटों से कामयाब बनाने की अपील की है और प्रियंका गांधी हमेशा वायनाड के आवाम के साथ खड़ी रहेगी। 2019 में वायनाड ने राहुल गांधी को एक शानदार मेरिट के साथ मुंतखब कारी और 2024 में दोबारा उन पर अपना भरोसा दिखाया था। अब वायनाड की आवाम पर प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के काम को आगे बढ़ाने का मौका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा है कि प्रियंका गांधी ने मुल्क भर में मुश्किलात का सामना कर रहे लोगों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी है। इंसाफ, मसावत और गैर जानिबदारी के तय उनका नजरिया काबिल कदर है। वायनाड को इस तरह के अज़ाइम वाले लीडर की जरूरत है। वो वायनाड के लिए तब तक अनथक मेहनत करेगी जब तक इसका मुनासिब हिस्सा और इंसाफ नहीं मिल जाता। तकरीब से प्रियंका गांधी ने भी खिताब किया और कहा है कि ये उनके लिए एक नए सफर की शुरुआत है। मेरे पास उन्होंने कहा है कि रहनुमा की शक्ल में भाई राहुल गांधी है। मैं वायनाड की आवाम के जरिए दी गई मोहब्बत का कर्ज अदा करने का मौका चाहती हूँ। मैं वायनाड में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी को बहनों, भाइयों और दोस्तों की तरह एक साथ खड़ा देखती हूँ और ये देखकर बहुत खुश हूँ कि बीजेपी मनफी सियासत वायनाड को छू भी नहीं पा सकी। एनसीपी एसपी की लीडर सुप्रिया सुले ने अपने चचाजाद भाई अजित पवार पर जमकर हमला बोला और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर देवेंद्र फडणवीस को भी हदफ तनकीद बना दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने फैमिली नहीं तोड़ी, जिसने तोड़ी है इसके बारे में सबको खबर है। सुप्रिया ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि एनसीपी को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो देवेंद्र का ही है। फडणवीस खुद अजित पवार के पास गए, उनको फाइल दिखाया और महायुति में शामिल कर लिया। इस शमूलियत को आप डर कहे या कुछ और कहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अजित पवार ग्रुप के कई लीडरान हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ थे। सुप्रिया का कहना है कि बारामती सीट शुरू से ही शरद पवार की रही है। इंतखाब कोई भी लड़ सकता है। इस बार अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार इंतखाब लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार अजित पवार के बारे में सोचेंगे। सुप्रिया से जब पूछा गया कि अजित पवार आज भी शरद पवार की इज्जत करते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर अजित पवार आज भी शरद पवार की इज्जत करते हैं तो अच्छी बात है। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से मुतालिक कई अहम इश्यूज पर अपनी बात रखी। महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर उन्होंने कहा है कि सीट की तकसीम के मुतालिक बहुत सारी मीटिंग्स हुई है। इसके बाद ये तय पाया है कि जो पार्टी जहां से मजबूत है वहां से ही इंतखाबात में मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र की जबान बिल्कुल नहीं। शरद पवार के रिटायरमेंट के बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया ने कहा, शरद पवार ने कहा है कि वो अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो हमेशा एनसीपी एसपी के लिए काम करते रहेंगे। सुप्रिया सुले ने वज़ीर आला के ताल्लुक से भी अपना नजरिया सामने रखा। उन्होंने कहा है कि रियासत का वज़ीर आला कौन होगा, कौन सी पार्टी से होगा, ये मसला नहीं है। हमारा असल मकसद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को इख्तिदार में लाने का है। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि अगर हमारी इत्तेहाद इख्तिदार में आती है तो खवातीन को हर माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है। अगर वज़ीर खजाना अच्छा हो तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी पार्टी से जीतने वाले पाटिल अच्छे वज़ीर खजाना साबित होंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस पार्टी ने बागियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। महाविकास इत्तेहाद के ऑफिशियल उम्मीदवारों के खिलाफ इंतखाबात लड़ने वाले तमाम बागी लीडरान को 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश ने कहा है कि जिला इकाइयों से कहा गया है कि उन सभी बागी लीडरान की फहरिस्त तैयार करें जो 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अब भी मैदान में हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने नामा निगारों से कहा है कि कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं होगा। एमवीए के ऑफिशियल उम्मीदवारों के खिलाफ इंतखाबात लड़ रहे हैं। सभी उम्मीदवारों को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस ने जिन बागी उम्मीदवारों को पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल किया है उनमें कई अहम नाम शामिल हैं। मसलन पार्टी याज्ञा वलेका, जजकर कटोल, जयश्री पाटिल, राजेंद्र मलिक, आबा बागुल और कमल विहार वगैरह जैसे लीडरान को मुअत्तल कर दिया गया। इस दरमियान रमेश ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नजर तशहीरी मंसूबों को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना के वज़ीर आला इस उम्मीदवारी के हक से इंतखाबी और जरूर चलाएंगे। खड़गे 13 नवंबर से 5 दिनों तक महाराष्ट्र में ही कयाम करेंगे। राहुल गांधी 12, 14 और 16 नवंबर को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी 13, 16 और 17 नवंबर को एमवीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी।
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के मुज़र असरात से हमारे बच्चों को काफी नुकसान है। उन्होंने कहा है कि अगर रेगुलेटर्स को पता चला है कि नौजवान यूजर्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसके लिए टेक जॉइंट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सोशल मीडिया को साफ बनाने की कोशिश कर रहा और इस तरह से 16 साल तक के बच्चों पर यह पाबंदी लगाना सबसे सख्त कदम होगा। अल्बानीज ने पार्लियामेंट के बाहर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, ये माँ बाप के लिए है। सोशल मीडिया बच्चों को बहुत नुकसान है और मैं इस पर रोक लगाना चाहता हूँ। नवंबर में पार्लियामेंट में इस कानून को पेश करने से पहले इसे रियासत और इलाकाई रहनुमाओं के सामने रखा जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट में कानून के पास होने के बाद टेक प्लॉट और फॉर्म को 1 साल का वक्त दिया जाएगा जिसमें वो ये निकाल सकेंगे इस कानून को कैसे नाफिज किया जा सकता है। अल्बानीज ने इससे वर्ल्ड लीडिंग सुधार बताते हुए कहा है कि ये दिखाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी कि वो बच्चों की पहुंच को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बुनियादी कंपनी मीटा ने कहा है कि वह हुकूमत के जरिए नाफिज की जाने वाले इस कानून का एहतराम करेगी, लेकिन मीटा की सेफ्टी हेड इंटो डिवर्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए कि पाबंदी को कैसे नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा है कि खराब तरीके से बनाए गए कवानीन से हमें ये तो अच्छा महसूस हो सकता है कि हमने इस पर एक्शन लिया है, लेकिन इससे माँ बाप और उनके बच्चे खुद को बेहतर हालत में नहीं पाएंगे। स्नैपचैट ने इंडस्ट्री बॉडी DIGI के एक बयान की तरफ इशारा किया है जिसमें वार्निंग दी गई है कि इस तरह की पाबंदी से नौजवान मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी नहीं ले पाएंगे। DIGI के तर्जुमान ने कहा है कि स्विमिंग में खतरा हो सकता है, लेकिन हम नौजवानों को साहिल पर जाने से नहीं रोकते, हम उन्हें इसके लिए तैरना सिखाएंगे। हालांकि टिकटॉक की तरफ से फिलहाल इस मामले पर कोई रद्दअमल सामने तो नहीं आया। काबिले जिक्र है कि बच्चों में स्मार्टफोन की बढ़ती आदत पूरी दुनिया में आम सी बात है। बच्चों की इस आदत से उनके वालिदैन और अहले खाने को भी काफी परेशानी होती है। मोबाइल की वजह से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी से भी दूर हो जाते हैं। इससे उनकी सेहत पर भी मुज़र असरात होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने उन्हें सब वजूहात से बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए इतना सख्त फैसला कर लिया। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के एक मजमून पर बीजेपी लीडरान ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। अब राहुल गांधी ने उन एतराज़ात का जवाब देते हुए एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडरान के जरिए मुझे तिजारत मुखालिफ के तौर पर पेश किया गया, लेकिन मैं तिजारत मुखालिफ नहीं हूँ बल्कि इजारादारी और मुआशी तौर के यकजा होने का मुखालिफ हूँ। राहुल गांधी ने वीडियो पैगाम में बताया है कि उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर की थी, इसलिए तिजारत की बारीकियों को समझता हूं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मेरे रुख को गलत तरीके से पेश किया। मैं मुलाजमत का हामी हूं, तिजारत का हामी हूं, इख्तिरा का हामी हूं, मुकाबला आराई का हामी हूं। मैं इजारादारी का मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं। वो मजीद कहते हैं कि हमारी मईशत तभी फलेगी फूलेगी जब सभी ताजिरों के लिए आजाद और गैर जानिबदार जगह होगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी मेरे मुखालिफिन मुझे तिजारत मुखालिफ की शक्ल में पेश करते हैं। मैं बिल्कुल भी तिजारत मुखालिफ नहीं हूं, मैं इजारादारी मुखालिफ हूं। मैं कुछ लोगों को इख्तियारात देने का मुखालिफ हूं। मैं 1 या 2 या 3 या 5 लोगों की बालादस्ती का मुखालिफ हूं। मैंने अपना करियर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की शक्ल में शुरू किया था और समझता हूं कि किसी कारोबार को कामयाब बनाने के लिए किस तरह की चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए मैं बस दोहराना चाहता हूं कि मैं तिजारत मुखालिफ नहीं, मैं इजारादारी मुखालिफ हूं। राहुल गांधी ने मजीद पोस्ट में लिखा है कि बताया जाता है कि कुछ ताजिर उन्हें फोन कर रहे, वो बता रहे हैं कि किस तरह एक सीनियर वजीर पीएम मोदी की तारीफ करने का दबाव बना रहे हैं। इस पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि मेरे मजमून के बाद कई ताजिर मुझे बता रहे हैं कि एक सीनियर वजीर उन्हें फोन कर रहे, उन्हें सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हुकूमत के प्रोग्रामों के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा। आखिर में वो भी लिखते हैं कि मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी मारूफ ई-कॉमर्स कंपनी से जुड़े वेंडर्स के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी मुल्क भर में 15 से 16 मकामात पर की गई। बताया जाता है कि ये कार्रवाई गैर मुल्की करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत हुई है। सरकारी जराये से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब के बाद यह कदम उठा लिया है। CCI ने अपनी जांच में पाया था कि दोनों कंपनी ने मकामी मुकाबले के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और गलत तरीके से फरोख्त कुनिंदान को प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की इजाजत दी है। कॉम्पिटिशन कमीशन ने अपनी जांच में पाया था कि उन कंपनी ने ऐसे फरोख्त कुनिंदान को छूट देकर कवानीन की खिलाफ वर्जी की है जिन्होंने बड़े पैमाने पर डिस्काउंट फराहम किया और कई कवानीन की खिलाफ वर्जी की।
اس کی وجہ سے دوسری کمپنی کو نقصان پہنچا۔ ان فروغ کنندگان کی مالی لین دین بھی ایجنسی کی نظر میں دہلی، گروگرام، حیدرآباد، بنگلور سمیت کئی اہم شہروں میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ اس معاملے میں ای ڈی یا کسی اور سرکاری ایجنسی کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا ہے۔ بحران کا شکار ہی ایئر لائن جیٹ ایئر ویز کا آپریشن پہلے سے ہی بند ہے اور اب سپریم کورٹ نے اس کی پراپرٹیز کو فروخت کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 7 نومبر 2024 کو پریشانیوں کو معاف کرنے کے لیے گھری ایئر لائن کی پراپرٹیز کو فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بارے میں نیشنل کمپنی لا اپیل ٹریبیونل یعنی NCLAT کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ NCLAT جیٹ ایئرویز کا مالکانہ حق منظور شدہ ریزرویشن پلان کے تحت چالان اور کالکرا کنسرٹ یعنی JKC کو دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ حالانکہ اس فیصلے کے خلاف SBI اور باقی کریڈیٹرز نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے جیٹ ایئر ویز کو پھر سے ٹریک پر لانے کے لیے کنسورٹیم کی موجودہ ریزرویشن پلان کو منسوخ کر دیا اور کہا ہے کہ کنسورٹیم مقرر کردہ مدت میں پہلی قسط بھی ادا نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو 16 اکتوبر کو ہی محفوظ کر لیا تھا اور اسے چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی سربراہی میں 3 ججوں کی بنچ نے سنایا۔ جالان کالراک نے 150 کروڑ روپے کی جو بینک گارنٹی کی تھی اسے بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ رہی کہ بحران کی وجہ سے 2019 میں جیٹ ایئر ویز کو بند کر دیا گیا تھا۔ سب سے بڑی قرض دہندہ SBI نے SCLT ممبئی میں دیوالیہ کارروائی شروع کی تھی۔ اس کے بعد کمپنی کے ریزرویشن کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ سال 2021 میں جالان کالراک نے اس کے لیے بولی لگائی تھی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی مہم جاری زور و شور سے جاری ہے اور تمام سیاسی پارٹی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس دوران نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد چندر پوار اور NCP SP کے صدر اور اس کے علاوہ اتحادی مہا وکاس اگھاڑی کی فتح کا یقین ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام موجودہ حکومت سے مایوسی اور تبدیلی کے خواہاں ہے۔ شرد پوار نے یہ بیان ناگپور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مہا وکاس اگھاڑی کی خوبیاں اور مخالفین کی کمزوریاں بیان کی۔ پوار نے کہا ہے کہ ہماری انتخابی مہم بہترین انداز میں جاری ہے اور اتحادی جماعتیں جیسے کانگریس، شیو سینا بھی مؤثر طریقے سے مہم چلا رہی۔ شرد پوار نے مزید کہا ہے کہ وہ عوام سے براہ راست رابطے کرنے پر یقین رکھتی ہے اور اسے ناگپور سے ہنگن گھاٹ جائیں گے تاکہ وہاں لوگوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی پوار جب UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے متنازعہ بیان پر سوال کیا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوگی اور نتائج 23 نومبر کو ظاہر کیے جائیں گے۔ شیو سینا کے قومی ترجمان سنجے راوت نے BJP پر مہاراشٹر کی سیاست کو زہر آلود کرنے کا سنگین الزام عائد کیا۔ ان کے مطابق مہاراشٹر میں ہمیشہ تہذیب کے ساتھ سیاست کی جاتی رہی اور یہاں کی سیاسی روایت میں احترام، شائستگی، نظم کی اہمیت رہی ہے۔ سنجے راوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، BJP نے جو زہر اور گندگی مہاراشٹر کی سیاست میں پھیلائی ہے، دیویندر اس کے سرغنہ ہے۔ یہاں مہاراشٹر کی سیاست میں تہذیب و شرافت کی روایت رہی ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جس نے لوک مانیا تلک اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جیسے رہنما پیدا کیے ہیں، جنہوں نے کبھی سیاسی روایات کو آلودہ نہیں کیا۔ مگر اب دیویندر اور مرکز میں نریندر مودی کے دور میں سیاست کو تبدیل کیا جا رہا۔ انہوں نے مزید کہا، مہاراشٹر کے عوام دیویندر سے نفرت کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مہاراشٹر کے 3 دشمن ہیں، دیویندر فڈنویس، ایکناتھ شنڈے اور اجیت پوار، اور اس کے علاوہ ان کی سیاست نے ریاست کو سنجے راوت نے شرد پوار کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بابائے سیاست کہا جاتا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی انہیں اپنا استاد مانا ہے اور انہیں پدم بھوشن سے نوازا ہے، مگر اس کے باوجود دیویندر فڈنویس بد زبانی سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 288 اسمبلی سیٹوں والے مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہوں گے اور نتائج 23 نومبر کو سامنے آئیں گے۔ سابقہ انتخابات میں BJP نے سب سے زیادہ 105 نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ شیو سینا کو 56، NCP کو 54 اور کانگریس کو 44 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔